रणविजय जी ने वैदेही की ओर बढ़ते हुए कहा, बेटा, कुछ रस्मों के लिए आप तैयार हो जाएं। अतुल का परिवार आपका इंतजार कर रहा है। वैदेही ने उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो वर्षा और अतुल के बारे में सोच रही थी। उसे यूं खोए देख रणविजय जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सवाल किया, क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हैं? उनके कंधे पर हाथ रखने की वजह से वैदेही ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बड़े पापा, हम आते हैं अभी। हाँ बेटा, लेकिन अनुपमा से थोड़ा बचकर रहना। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। वैदेही और वर्षा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा याद नहीं जिससे उनकी बड़ी मां नाराज हो। मुझे लगता है भैया ने काम खराब किया होगा और इल्जाम हम पर डाल दिया होगा, पर मैं बड़ी मां से डांट नहीं खाने वाली, वर्षा ने खुद से ही कहा। और फिर वैदेही की ओर देखते हुए कहा, चले दी। लेकिन वर्षा की बात सुनकर भी वैदेही स्तब्ध खड़ी थी, क्योंकि उसने अभी अभी वर्षा के मन की बात सुनी थी। दी, क्या आप ठीक है? वर्षा ने कहा तो वैदेही वापस ख्यालों से बाहर आई। उसने सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम रहा होगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं, तू चल, बड़ी माँ हमें ढूंढ रही होगी। वो दोनों फिर खुराना हाउस के लिविंग रूम में आईं और वैदेही डेकोरेट किए गए झूले पर जाकर बैठ गई। वर्षा उसके पास बैठी और उसने मेहंदी की कीप उठाकर वैदेही को मेहंदी लगानी चाहिए, लेकिन वैदेही ने उससे मेहंदी की कीप ली और वर्षा के हाथ को पकड़कर कहा, लाओ, आज मैं तुम्हें मेहंदी लगाती हूं। कहकर उसने वर्षा के हाथ पर अतुल का नाम लिख दिया, जिसे देखकर वर्षा चौंक गई। उसे लगा कि अतुल और उसके बीच जो कुछ रात को हुआ वो सब कहीं वैदेही को पता तो नहीं चल गया। ये सोच हड़बड़ी में उसने अपना हाथ वैदेही की पकड़ से छुड़ा लिया। वैदेही ने अनजान बनते हुए कहा, अब क्या हुआ तुम्हें वर्षा? वर्षा ने कहा, दी, आप ये क्या कर रहे हो? आपने जीजू का नाम मेरे हाथ पर क्यों लिखा? ओह, ये नाम मुझसे गलती से लिख गया, अब लाओ मैं इसे मिटा देती हूँ। कहते हुए उसने वर्षा का हाथ पकड़कर उस नाम को मिटाना चाहा। नहीं, मैं दी को ऐसा नहीं करने दूंगी, अतुल अब सिर्फ मेरा है। ऐसा सोचकर वर्षा ने इस बार वैदेही के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, दी, अब आप ऐसा नहीं कर सकती। ओह, तो तुम क्या चाहती हो कि मेरे होने वाले पति का नाम तुम्हारे हाथों पर छपे, जैसे कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर है? वैदेही की ये बात सुनकर वर्षा कांप गई और हड़बड़ी में वहां से भाग गई। वैदेही, जिसने वर्षा के मन की हर बात पढ़ ली थी, वो अपनी जगह से उठी और वर्षा के रूम की ओर बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे वो किसी और के मन की बातों को सुन सकती है। लेकिन अब जब वो ऐसा कर सकती है तो वो वर्षा की खुशियों को छीन कर आगे नहीं बढ़ सकती। उसने जाकर वर्षा के रूम का दरवाजा खोला और देखा कि वर्षा बिस्तर पर पड़ी रो रही है। वैदेही ने जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वर्षा तुरंत उठकर उसके गले लग गई और फिर उसने कहा, दी, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया दी। काम डाउन, काम डाउन। वर्षा, मैं तुम्हें इस सब के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम अतुल से शादी करना चाहती हो? वर्षा वैदेही की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने झिझकते हुए कहा, दी, आप ये क्या कह रही हैं? आज रात आप दोनों की शादी है। वैदेही ने कहा, आज शादी होगी, लेकिन दुल्हन मैं नहीं तुम होगी। वैदेही की बात सुनकर वर्षा खुश हो गई। उसने वैदेही को गले से लगाया और कहा, दी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे और बहुत बेवकूफ भी। उसने वैदेही को गले लगते हुए खुद से ही मन कहा। कहते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दी, लेकिन इस सब के बारे में बड़े पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? डोंट वरी, तुम बस मेरा शादी का लहंगा पहनकर मंडप में बैठ जाना। बाकी जब शादी हो जाएगी
तो मैं सबको सच बता दूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वर्षा ने वैदेही का हाथ पकड़ा और कहा, दी आप सच में बहुत अच्छी हो। फ्यूचर में जरूर आपको बहुत अच्छा हमसफर मिलेगा। ये सब बातें बाद में, अभी मैं इस रूम में अपना शादी का लहंगा लेकर आती हूँ। तब तक तुम किसी को कुछ मत पता चलने देना, वैदेही ने कहा और उस रूम से चली गई। वैदेही के जाने के बाद वर्षा ने एक कॉल मिलाया और कहा, आज रात मुहूर्त के टाइम पर तुम्हें अपना काम करना है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ हमें पता है, बस तुम पैसे तैयार रखो। पैसे तैयार हैं, लेकिन काम अच्छे से हो जाना चाहिए, कहकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद वर्षा ड्रेसिंग टेबल के पास गई और खुद को मिरर में देखते हुए कहा, सॉरी दी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हर बार तो ये शादी हो नहीं पाती थी और लोगों को लगता भी था कि शायद ऐसा आपका कोई सन की आशिक कर रहा है, लेकिन आज मैं लोगों के इस शक को यकीन में बदलने वाली हूँ। उसने अपने बालों की लटों को घुमाते हुए कहा। मिरर में उसने देखा कि वैदेही अंदर आ रही है, तो उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल लिए और फिर से वो मासूम और भोली बनने का नाटक करने लगी। वैदेही ने अपने हाथ में शादी का लहंगा पकड़ा हुआ था। अंदर आकर उसने दरवाजे को अच्छे से बंद किया। वर्षा ले, इसे पहन कर आ, मैं अपनी छोटी बहन को आज खुद तैयार करूंगी। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ ही देर में शादी का लहंगा पहनकर तैयार हो गई। वैदेही ने उसे ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाया और उसे अपने हाथों से गहने, चूड़ियां सब पहनाकर दुल्हन के रूप में तैयार कर दिया। आखिर में उसने अपनी आंखों के कोनों से काजल निकालकर वर्षा के कान के पीछे लगा दिया। मेरी छोटी बहन को किसी की नजर न लगे, कहकर वैदेही थोड़ा भावुक हो गई। वर्षा ने आंखें उठाकर मिरर में देखा तो वो चौंक कर एकदम खड़ी हो गई। वर्षा ने हैरानी से कहा, दी आप मिरर में क्या हुआ? वैदेही ने उसे हकलाते देख पूछा। वर्षा ने पलटकर वैदेही को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने खुद से ही कहा, शायद ये मेरा कोई वहम होगा। उसे मिरर में वैदेही की जगह मल्लिका दिखाई दी थी, जिसे देख वो चौंक गई थी, मगर फिर उसे लगा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। कुछ देर बाद बड़ी माँ ने दरवाजा खटखटाया और कहा, वर्षा, वैदेही को बाहर ले आओ। वैदेही ने अनुपमा जी की आवाज सुनकर कहा, वर्षा तुम बाहर जाओ और ध्यान रहे अपना घूंघट ऊपर मत करना। एंड डोंट वरी, तुम बड़ी माँ से कह देना कि वर्षा यानी कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है और मैं कुछ टाइम बाद बाहर आऊंगी। थैंक्स दी। जाते हुए वर्षा ने वैदेही के हाथों को पकड़कर कहा। उसके कहने पर वैदेही मुस्कुराई और उसके जाने के बाद वो भावुक होते हुए वर्षा के रूम में रखे उसके बचपन के खिलौनों को देखने लगी, जो कि उसी के थे। बचपन में वर्षा को उसके खिलौने काफी पसंद आते थे, इसलिए वैदेही उसे अपने सारे खिलौने दे दिया करती थी। वहीं बाहर जाकर वर्षा ने कमरे के डोर को लॉक कर दिया। गुड बाय दी। अंदर कमरे में वैदेही वर्षा की चाल से अनजान अपनी मम्मी पापा की फोटो को सीने से लगाए रो रही थी। अचानक उस कमरे की लाइट्स ऑफ हो गईं और एक अनजान शख्स अंदर आया। वैदेही ने किसी के अंदर आने की आहट सुनी तो उसने घबरा कर पूछा, कौन है? कहते हुए वो बिस्तर से उठ गई। तभी किसी ने अचानक उसके मुंह पर हाथ रखा। वैदेही छटपटाई, लेकिन वो आदमी इतना स्ट्रांग था कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। अचानक उसे अपनी गर्दन में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। उस शख्स ने उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन इंजेक्ट किया था। उसे बेहोश कर वो उसे अपने साथ ले गया। वैदेही को जब वो शख्स वहां से ले गया तो कुछ देर बाद रूम में तेज हवाएं चलने लगी। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। इसके साथ ही राजकुमार शांतनु कमरे के बीचों बीच प्रकट हुए। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपनी शक्तियों से उसने रूम का सारा सामान वापस उसी जगह पर सेट कर दिया। फिर उसने कहा, आओ राजकुमारी मल्लिका, अब तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त हो गया है। अपनी बात कहने के बाद
कोई छोटी सी भी हलचल उसे अपने कानों में महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर वैदेही को देखा। उसे वहां ना देख राजकुमार शांतनु विचलित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी मल्लिका उसके पास चली गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, उसने खुद से कहा और फिर उस रूम से गायब हो गया। उधर खुराना हाउस के बड़े से हॉल में सभी वैदेही के दुल्हन के रूप में आने का इंतजार कर रहे थे। फेरों का मुहूर्त हो चला था, इसलिए पंडित जी के कहने पर अनुपमा जी वैदेही के कमरे की ओर बढ़ी तो उन्हें सामने शादी के लाल जोड़े में वैदेही आती दिखाई दी। मगर वो इस बात से अनजान थीं कि उनके सामने जो घूंघट किए खड़ी है वो वैदेही नहीं बल्कि वर्षा है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपनी आंखों से थोड़ा काजल लेकर उन्होंने वर्षा के कान के पीछे लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ओह नो, ये बड़ी माँ क्या कर रही हैं? ऐसे तो मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। खुद में ही बड़बड़ाते हुए वर्षा ने अनुपमा जी को रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया और अनुपमा जी की कलाई पकड़ ली। वैदेही, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अनुपमा जी ने उसके अजीब बर्ताव को नोटिस कर सवाल किया, लेकिन उन्हें उससे कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो वर्षा के घूंघट को हटाने लगी। तो क्या खुल जाएगा वर्षा का राज सबके सामने? और क्या वर्षा अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर पाएगी? और क्या होगा जब अतुल को वर्षा की प्लानिंग के बारे में पता चलेगा? या वो भी दे रहा है इस सब में उसका साथ? क्या है इन सब सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें इश्क का न्यू टर्न।